नमस्कार। आज काफ़ी दिन बाद मैं आपके सामने एक बार फिर से अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने जैसा पहले बताया था कि मैं अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सगी भतीजी की शादी में मैं मध्य प्रदेश में छतरपुर ओरछा होते हुए जयपुर तक गया और जयपुर से आज वापस लौटा हूँ। तब तक आपने रिपीटेड एपिसोड्स को बर्दाश्त किया, खुशी हुई और उम्मीद है कि आप हमेशा इसी तरह साथ देते रहेंगे। कुछ चित्र मैंने कम्युनिटी पे शेयर किए हैं जिस वैवाहिक समारोह में मैं गया था। आज का वाकया बिहार प्रदेश से है। जिला है मोतिहारी, पूर्वी चंपारण जिसे कहते हैं। तारीख थी 12 दिसंबर 2023, यानी ये हालिया घटना है, हाल फिलहाल की है। थाना है कुंडवा चैनपुर, गांव है कौरैया सरेह। वहां पर सुबह सुबह ये सूचना मिली कि गांव के ही एक नेपाली युवक पवन का शव खेत में पड़ा हुआ है। पुलिस पहुंची। पुलिस ने देखा कि उसे सिर पर बुरी तरह मारा भी गया है और उसे 3-4 गोलियां भी लगी हैं। जांच पड़ताल, पहचान में कोई दिक्कत नहीं हुई, गांव का ही था। जांच पड़ताल शुरू हुई तो जांच पड़ताल में ये पता लगा कि कोरैया सरेह में ये नेपाली युवक जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, वो अपने नाना गणेश सिंह के घर पर बचपन से ही रहता था। इतवार के दिन शाम को वो गायब हुआ। परिवार वाले जब ढूंढने लगे तो सवेरे उसका शव खेत में मिला। बातचीत से ये पता लगा कि इसके 4-5 दोस्त हैं और ये सभी एक साथ रहते हैं, एक साथ आते जाते हैं। कहीं काम मिलता है तो एक साथ काम भी कर लेते हैं। गांजा पीने के आदी हैं। पुलिस को इस क्लू से काफी मदद मिली और उन्होंने एक एक करके जिन लोगों के बारे में, जिन लड़कों के बारे में ये बताया गया था कि ये मृतक के दोस्त हैं, उनको एक एक करके उठाया गया। पूछताछ में जैसे हमेशा अपराधी करता है कि नहीं मैं तो यहां था ही नहीं, मैं तो वहां था, फलानी जगह था, ढिकानी जगह था। और फिर मजबूरन पुलिस अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है। जब विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ होने लगी तो पहले उनमें से एक व्यक्ति टूटा। एक यंग लड़का टूटा और उसने ये बताया कि साहब मृतक और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम लोग एक दूसरे के घर पे भी बाहर भी एक साथ कभी खाने पर, कभी पार्टी पर, कभी गांजे पर एक साथ रहते थे। और ये पकड़ा गया व्यक्ति भी और उसके सभी साथी भी सब नाबालिग थे। सिर्फ पकड़े गए एक आदमी को जिसने हथियार सप्लाई किया था, वही एकमात्र बालिग व्यक्ति था जो उसकी हत्या में शामिल था। हत्या की वजह यह बताई गई कि हम चारों में से एक की बहन से मृतक का रिश्ता हो गया। बहन भी नाबालिग थी। हम सभी लोग उसके उसके घर पर खाने पीने की अपना पार्टी रखते थे, बारी बारी से सबके यहाँ होते थे। इसी बीच में
हम में से ही एक एक युवक का कि निगाह या नीयत खराब हो गई पवन की दोस्त की बहन पर। यह बात तब सामने आई जब दोस्त की बहन की मां ने एक दिन हमारे दोस्त से ये बताया, नाबालिग बच्चे हैं इसलिए इनका नाम लिया जाना ठीक नहीं है, ये बताया कि तुम्हारी गैर हाजिरी में भी पवन 1-2 बार आने लगा है। ऐसे समय में आता है जब सब लोग खाना खाकर सो रहे होते हैं, बहन से बात करता है फिर चला जाता है। लड़के ने अपनी बहन को प्रताड़ित किया और पूछा क्या बात है। बात ही बात में उसको इस बात का आभास हो गया कि बहन के संबंध, प्रेम संबंध नेपाली युवक पवन से हो गए हैं। पवन को छोड़कर बाकी सभी दोस्तों से उसने जाकर इसका जिक्र किया कि आदमी ठीक नहीं है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। हमने कितनी बार अपने घर में पार्टी रखी, हम सब लोगों ने खाना पीना किया, हम लोगों के यहाँ भी आता है, लेकिन हम कभी सोच नहीं पाए कि इसने मेरे घर में ही बुरी नीयत डाल दी थी। दोस्तों ने कहा यह बात हो नहीं सकती, लेकिन हम भी इसको वेरीफाई करेंगे। 3-4 दिन बाद फिर सब इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। अलग अलग बातचीत में उसने इस बात को कहा है कि हाँ, उसकी बहन मुझे अच्छी लगती है, बस इतना काफी था। ये प्लान करने के बाद कि पवन को इस धोखे के लिए या पवन को इस विश्वासघात के लिए उसको सजा देंगे और उसे हम लोग मारेंगे। एक दिन ये पता लगा कि पवन अपनी मौसी के घर में गया हुआ है और रात में उसे वहां से लौटना भी है। चारों ने कहा चलो हम लोग, अभी समय है उसके लौटने में, जिस गाड़ी से उसको आना था ये भी इन लोगों ने पता कर लिया। कल चल के हम लोग एक फिल्म देख लेते हैं, और एनिमल मूवी देखने की बात तय हुई। ये सभी एनिमल मूवी देखने गए और जब उस फिल्म में ये सीन आया कि हीरो की बहन के साथ कॉलेज में छेड़खानी होती है, तो वो बदला लेने के लिए जाता है, हाथ में हथियार लेकर कॉलेज में फायरिंग करता है और उसको मारता है। जिस समय ये सीन चल रहा था, आपस में एक दूसरे को इशारा करके पीठ पर हाथ रखकर उस लड़के से, जिस लड़के की बहन से पवन का संबंध था, उसको बताया कि देखो ऐसे होता है। जैसे ही सब देखकर बाहर निकले, तैयारी पहले से थी, आग में घी डालने का काम एनिमल फिल्म की इस सीन ने किया। उन्होंने कहा आज हम इसको नहीं छोड़ेंगे। एक साथ हुए, उस गाड़ी से कब कहां आएगा वो ही उन्हें पता था। तो छोड़ा दानों से घोड़ा सहन के बीच राम स्वरूप नगर हाल्ट पर रोक कर उन्होंने पवन को उतार लिया, ये कह के कि हम लोगों को अभी एक पार्टी करनी है। और सभी ने साथ बैठकर गांजा पिया। मृतक और बाकी के 4 लोगों ने एक साथ गांजा पिया। गांजे का जैसे ही कुछ नशा होने लगा पवन को,
लड़की के भाई ने उस पर पिस्टल से गोली चला दी। उसने उठ के भागने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। वहां पर फिर पिस्टल से उसे एक गोली और मारी। फिर कई बार पिस्टल और कट्टों के बट से उसके सिर पर वार किया और चारों ने तब तक इसका इंतजार किया जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। वो पिस्टल, कट्टे और हथियार जिस व्यक्ति से लिए गए थे वो भी व्यक्ति ढाका निवासी मुकुल था। यही एकमात्र बालिग आदमी था। कार्य करने के बाद हत्या कर सभी चारों मुकुल के पास जाकर उसका असलहा यानी उसके शस्त्र, पिस्टल और 2-3 कट्टे ये सब उसको वापस कर दिए और जो किराया तय था वो किराया भी उसे दे दिया। ये बिहार में ही होता है। बहुत ढेर सारे इसके आपको उदाहरण मिलेंगे जब लाइसेंसी हथियार भी इस तरह के प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए हैं। बहुत ढेर सारी बड़ी बड़ी हत्याओं में ऐसी हथियारों का प्रयोग हुआ है। हुआ सभी जगह हुआ होगा लेकिन बिहार में कुछ ज्यादा है। पुलिस ने जब ये पूरा किस्सा इन सब के मुंह से सुना, एक दूसरे से क्रॉस कराया, वेरीफाई किया और सीडीआर से सब जो उनकी बात थी उनको वेरीफाई किया गया कि कब कब ये एक साथ थे, कहाँ पहुँचे, लड़का कहाँ हुआ, लड़का कहाँ मिला इनको। छोड़ा दानो और घोड़ा सहन के बीच स्वरूप नगर हाट में इनको उतारा गया। मौसी के घर से कब वो चला, सब चीज़ें वेरीफाई हो गई। तो एसपी मोतिहारी कांतेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि दोस्ती में आपस में दगा करने पर और दोस्तों में ही एक की बहन पर बुरी नीयत, नजर और संबंध रखने पर यह हत्या हुई है। और ये भी बताया उन्होंने, उनसे स्पेसिफिक पूछा गया कि ये सब एनिमल देख कर आए थे। सवाल तो आप प्रेस वालों के बहुत अजब, गजब और निराले होते हैं कि साहब ये जो एनिमल मूवी में जो सीन देख कर आए थे जिसके बाद ये हत्या हुई, तो क्या इस फिल्म के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई करने की मंशा रखती है पुलिस? क्या इस सीन को इस फिल्म से हटा नहीं देना चाहिए? हालांकि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें हैं, लेकिन सवाल ये किया गया और जवाब भी मिला कि अभी विवेचना से फिलहाल यही बात पता लगी है कि जो तात्कालिक कारण है, तुरंत का कैटालिटिक जो रीज़न है वो एनिमल फिल्म का वो सीन ही है। एक प्लॉट या एक घटनाक्रम पहले से तैयार था और ठीक वैसा ही एक घटनाक्रम उन्होंने फिल्म में देखा और ये हत्या कर दी। लेकिन इसमें और जांच पड़ताल हम करेंगे, ऐसी बात एसपी श्री कांतेश मिश्रा जी ने प्रेस वालों को बताई। तो बहरहाल एक बालिग और 4 नाबालिग ये पकड़े गए। नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया, जुवेनाइल एक्ट लगाया गया, कट्टा और पिस्टल बरामद कर ली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो सारी बातें आ गई जो उन लोगों ने घटनाक्रम में बताई थी। आज की घटना देखिए, आज की घटना में फिर वही हुआ जिसका जिक्र मैंने बहुत बार अनेकानेक घटनाओं में किया है। वही यहां भी हुआ। घर में जवान, नाबालिग लेकिन जवान बहन थी। यार दोस्तों के साथ पार्टी उसी घर में होती थी। दोस्तों को फ्री एक्सेस थी घर में आने जाने की। माँ ने एक आध बार टोक टाक की थी। टोका टाकी उसने ये की थी कि भाई इतने दोस्तों को घर पे लाके जो तुम ये खाना पीना कराते हो, इनको बाहर कहीं ले जाओ, वहीं खाना पीना कराओ।
घर में इन्हें लाने की जरूरत नहीं है। ये बात अच्छी नहीं है। हालांकि माँ ने शायद खुलकर ये नहीं कहा था कि घर में एक बेटी भी है इसलिए इन लोगों को यहां मत लाया करो, लेकिन उसकी मंशा यही थी। तो एक बड़ा सेट पैटर्न का जवाब है कि मम्मी मेरे दोस्त हैं, ये वक्त पर यही काम आते हैं और मैं भी इनके घर जाता हूं, खाना खाता हूं। आपकी आदत है हर किसी पर शक करने की। दोस्तों के घर आने जाने पर जब भी कोई ऑब्जेक्शन करता है तो कमोबेश यही उत्तर दिया जाता है। उत्तर थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन कमोबेश यही उत्तर होगा। और आपको यकीन न हो तो कभी घर पर आने जाने वाले दोस्तों के, चाहे वो बेटे के दोस्त हों चाहे पति के दोस्त हों, उन पर ऑब्जेक्शन करके देखिए, आपको यही जवाब मिलेगा। सेट पैटर्न का जवाब है, यही जवाब आपको मिलेगा। दूसरा एक चीज और मैं जो बार बार कहता हूं कि किसी की शक्ल सूरत से किसी की नीयत को कभी नहीं भांप सकते। शक्ल सूरत से, किसी की शक्ल से आप कभी ये नहीं भांप सकते कि ये नीयत का साफ है कि इसकी नीयत में खोट है। लेकिन हाव भाव से नीयत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और घर में बाहर बैठे पुराने बुजुर्ग टोका टाकी कर देते हैं कि इसके हाव भाव ठीक नहीं लग रहे हैं। बाकी समझने का काम घर वालों का है। तो आप उसके हाव भाव से उसकी नीयत का अंदाजा लगा सकते हैं, शक्ल से बिल्कुल नहीं। इसलिए जब भी घर में महिला या लड़कियां हों तो कभी गैर मर्द को, चाहे वो जितना नजदीकी हो, यहां तक कि आपका नजदीकी रिश्तेदार हो, कभी फ्री एक्सेस मत दीजिए। बहुत जरूरी हो ऐसा करना कि घर में उसका आना जरूरी है, घर में आ रहा है, 2-1 बार आया है, तो उसके हाव भाव को परखिए। आपको कतई टाइम नहीं लगेगा ये जानने में कि इसके हाव भाव से इसकी नीयत क्या हो सकती है। और अगर आपकी किसी पर नजर रखने या परखने में चूक हो गई तो ये दुर्घटना हो जाएगी और आपको सिर्फ पछतावा ही होगा। बशीर बद्र की एक बड़ा फेमस शेर है, जब वो कहते हैं कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। शायर, कवि, गीतकार, लेखक ये जहां तक सोच लेते हैं समाज की जिन चीजों पर नजर पड़ती है और जो इनके एक्सप्रेशन होते हैं ये सही होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर आप परखने पर आ जाएंगे तो जिसको भी परखेंगे वो अपना नहीं निकलेगा। कहने का आशय ये था, और मैं फिर से कहूंगा कि परखिए जरूर। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके यहां बन रही है तो परखिए जरूर। ज्यादातर अपनों की असलियत सामने आ जाएगी, जिन्हें आप अपना समझती हैं, बेटे का दोस्त समझती हैं, पति का दोस्त समझती हैं। जब आप परखने पे आ जाएंगे तो ज्यादातर की असलियत आपके सामने होगी। और अगर परखने में आपसे चूक हो गई, परखने में आपने कोताही की, परखने से पहले आपने ये मान लिया कि अरे ये तो दोस्त हैं, ये तो एकदम अपने हैं, इनसे किस बात का डर, तो आपको हादसा आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए इस शेर को याद जरूर रखिए कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता।
आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।